नमस्कार। दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुराग सोनकिया आपके सामने उपस्थित हूँ इतिहास विषय को लेकर यूजीसी नेट के संदर्भ में। हम लोग एक ऐसा कोर्स शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले कोर्स की जानकारी, जिससे आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें स्पष्ट रहनी चाहिए। तो ये जो कोर्स है आपके सामने, यूजीसी नेट शॉर्ट टर्म कोर्स इतिहास का, तो इस कोर्स के दौरान हम लोग निश्चित तौर पर एक सिलेबस को गो थ्रू करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत से लेके और आधुनिक भारत तक का जो इतिहास है, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों को समझने में आपको तनिक भी समस्या ना आए, है ना। सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण है। दूसरा, चूंकि शॉर्ट टर्म है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विगत वर्षों के प्रश्नों का आधार लेकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस क्षेत्र से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र से कम पूछे जाते हैं। उन्हीं आधारों पर कुछ चैप्टर्स में रुका जाएगा, कुछ चैप्टर्स में थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ा जाएगा। तो आपको तारतम्यता लगातार दिखेगी, कहीं भी आपको ब्रेकिंग नहीं दिखाई देगा। पूरे सिलेबस को हम लोग गो थ्रू करेंगे, सिस्टम से करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चूंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है तो ये मानकर चला जाएगा कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है ना। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब तक आपने पूरा सिलेबस न पढ़ा हो तो फिर इस शॉर्ट टर्म को आप कैसे समझेंगे। हाँ, ये तय बात है कि आपको समझ में सब आएगा, है ना। जो भी पढ़ाया जाएगा आपको समझ में सब आएगा। इवन अगर आपने नहीं भी पढ़ा रहे तो, है ना, हो सकता है कुछ चैप्टर्स आपने ना भी पढ़े हों, तो आप उन चैप्टर्स में भी जब पहुंचेंगे शॉर्ट टर्म कोर्स के थ्रू, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारे अंदर एक चैप्टर की समझ अच्छे से बैठ गई है। तो शॉर्ट टर्म कोर्स का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपको सिलेबस से गुजारा जाए, और इस तरीके से गुजारा जाए कि आपको ये लगने लगे कि आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ रखा है वो आपका एक तरह से रिन्यू हो गया, है ना, रिचार्ज हो गया, है ना। तो एक तरह का ये रिचार्ज कोर्स है, इसको आप रिचार्ज कोर्स मान के चलिए, है ना। एक आपने बड़ा पैक ले रखा था, है ना, वो आप पढ़ चुके हैं। अब एक छोटा रिचार्ज आपका शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित है। मैं और आप चर्चा करेंगे खूब, है ना। चर्चा खूब रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सिलेबस ही इस प्रकार का है कि बिना चर्चा के तो संभव है ही नहीं। तो हम लोग पर्याप्त चर्चा इस पर रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब भी हम किसी कोर्स को पढ़ते हैं तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अमुक परीक्षा में बेहतर कर पाएं। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो बहुत अच्छी परीक्षा है, आपको भी इस बात का आभास होगा। बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं, और चूंकि ये शिक्षा से संबंधित है तो ये अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती कि इस लेवल के प्रश्न आप कवर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा है और शिक्षा का सीधा संबंध होता है विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन से। किसी एक पुस्तक से नहीं, विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन से जुड़ा होता है शिक्षा का मामला। अदर एग्जाम में तो आप एक किताब पढ़ के काम चला सकते हैं, इसमें काम नहीं चलता। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनमें वैरायटी ऑफ बुक्स मायने रखती है। किसी पुस्तक में
कोई प्रश्न मिलेगा तो किसी पुस्तक में कोई प्रश्न मिलेगा। तो ये तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि परीक्षा के प्रति आपकी दृष्टि खोलने के लिए ये बातें आपसे कही जा रही हैं कि आप देखिए, परीक्षा कोई भी कठिन नहीं होती है ना। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अमुक परीक्षा कठिन है या अमुक परीक्षा कठिन है। कठिन कोई परीक्षा नहीं होती। कठिन अमूमन हम लोग उसको बना लेते हैं स्वयं से। कैसे? हम परीक्षा को कठिन तब बना लेते हैं जब हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे कम समय देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सिलेबस। क्योंकि जो भी चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जानी है वो सिलेबस के अंतर्गत ही पूछी जाती है। तो आपको ये एक तरह से सलाह रहेगी कि रेगुलर इंटरवल में सिलेबस को देखते रहिए। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, आप कोर्स को गो थ्रू कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ये माना जा रहा है। तो अगर आपने किसी कारणवश भूलवश ये गलती हो गई है, मान लीजिए कि पढ़ते समय आपने सिलेबस को गो थ्रू नहीं किया है, तो ये आपको सलाह रहेगी कि अभी भी समय है, आप अच्छे से उसको गो थ्रू करिए। चीज़ें आपके पक्ष में बड़ी आसानी से आ जाएंगी, है ना। क्योंकि जब हम सिलेबस से गुजरते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि ये एरिया है, इस एरिया में ये टॉपिक है, और इन टॉपिक्स में पढ़ते समय ये 2 टॉपिक हमसे छूट गए। अब देखो, अभी हम लोग कह रहे थे ना परीक्षा कठिन सरल। अब हुआ क्या कि सिलेबस को ध्यान से देखा नहीं, 2 टॉपिक छूट गए किसी मेन टॉपिक के। अब उसी से सवाल आ गया। अब उससे सवाल आएगा तो आपके लिए टफ हो गया। तो ऐसे मान लीजिए आपने विभिन्न टॉपिक्स के सब टॉपिक्स कहीं ना कुछ छोड़े हुए हैं। अब मान लीजिए उन्हीं से सवाल आ जाता है तो आपके लिए पेपर टफ हो जाएगा। तो पेपर टफ थोड़ी है, आपने उन सब टॉपिक्स को कवर ही नहीं किया। कवर करे होते तो आप वो भी कर लेते, क्योंकि जिनको कवर किया वो क्वेश्चन आप करे ले रहे हैं, उनमें आपको समस्या नहीं आ रही। लेकिन जिन टॉपिक्स को आपने कवर नहीं किया, उससे प्रश्न आ गया तो आप कहोगे कि तो कठिन है। तो कठिन कुछ नहीं होता। आप खुद देखो ना कि परीक्षा, कोई भी आप परीक्षा देने जाइए, बिना सिलेबस के होती है क्या? नहीं होती। और सिलेबस आपकी सहूलियत के लिए होता है कि आपको भटकना ना पड़े यहां वहां, आप सेंटर्ड होके पढ़ाई कर सकें। जब आप सेंटर्ड होके पढ़ाई करते हैं तो आप सिलेबस के अंदर ही घूमते रहते हैं। सिलेबस में ये टॉपिक है, हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, सिलेबस का ये टॉपिक, हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। तो बहुत अच्छा होगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको करिए कि जहां भी आप पढ़ते समय सबसे ज़्यादा समय व्यक्त करते हैं, समय गुजारते हैं, वहां पर दीवार पे आप सिलेबस चिपका लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है। आपकी अगर टेबल चेयर है तो उसके सामने जो दीवार है, जिस तरफ आपका मुख रहता है, वहीं चिपका लीजिए। कोई चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सामने सिलेबस है, आपने देख लिया कि हाँ ये टॉपिक है, ये चीजें कवर हो गई, टिक लगा लिया। तो ये तो छोटी सी बात आपको सलाह की, है ना। चलिए,
तो इतिहास से चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं और सिलेबस पर इतना हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक चर्चा तो देखो बनती है ना, जिस पर कम समय दिया जाता है उस पर पर्याप्त समय देना हमारे लिए आवश्यक है ना। तो सिलेबस पर चर्चा करने से पहले लिखा क्या है? इतिहास, है ना। इतिहास एक ऐसा विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि जो बड़ा विषय है ना, ठीक ठाक बड़ा है। तो कभी कभी मन में इस प्रकार की बातें आ जाती होंगी कि बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन आप अगर इतिहास को इस ढंग से देखने का प्रयास करें कि उन घटनाओं को आप रोचक अंदाज में अगर देखना प्रारंभ करें, अपने अंदर एक उत्सुकता रखें कि नहीं, हमें ये चीजें सीखनी है, और जब ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब हम चीजों को सीखना शुरू करते हैं, अच्छे से समझना शुरू करते हैं, तो रुचि अपने आप जागृत हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए हम लोग आज राजा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग कर देते हैं, केंद्रीय सत्ता शब्द का प्रयोग कर देते हैं, प्रांतों, जिलों, गांवों में विभाजन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, जैसे वैदिक काल में जब हम लोग राजा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में राजा हमको बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर दिखाई देता है, उसकी कोई ज्यादा पावर ही नहीं है। सभा समिति जैसी जन संस्थाएं हैं जो राजा पर नियंत्रण रखें। अब बताइए, राजा पर नियंत्रण, अब इस चीज को अगर आप समझेंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि राजा पर कंट्रोल, ये कैसे? राजा तो स्वेच्छाचारी होता है, निरंकुश होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि राजा पर नियंत्रण रखा जा रहा। क्यों भाई, कौन रख रहा नियंत्रण? ये सभा समिति कौन है? और अगर राजा पर नियंत्रण रखा जा रहा तो ये नियंत्रण हट कब रहा? क्यों हट रहा? राजा पूर्व वैदिक काल में पावरफुल नहीं है, उत्तर वैदिक काल में पावरफुल होता जा रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? रीजन क्या है? रीजन पे जाएंगे, हमेशा इंटरेस्ट डेवलप बना रहेगा। तो पूर्व वैदिक काल में पशुचरण अर्थव्यवस्था है, अच्छे से सेटलमेंट नहीं है प्री वैदिक एज में। जब सेटलमेंट अच्छे से नहीं है, तो किसी को क्या पावर का लेना देना? उस समय पावर का लेना देना था ही नहीं। आप समझो, पावर लेके करेगा क्या? पशुचारण अर्थव्यवस्था है। अब उस पर आप क्या ही कितना भी जोर लगा लीजिए, क्या कर लेंगे मैक्सिमम। लेकिन जब हम पोस्ट वैदिक में जाते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता कि कृषि अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे आधार बनना शुरू हो जाती है। जब कृषि आधार बनती है, तो पशुचारण अर्थव्यवस्था में पशु वृद्धि, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में क्षेत्र विस्तार। सोचो, अब क्षेत्र विस्तार कौन करेगा? राजा। पशु वृद्धि में उतना चार्म नहीं है, क्षेत्र विस्तार में चार्म है, क्योंकि एग्रीकल्चर और इससे जो इसके उत्पाद होते हैं
उनके यूज में वैरायटी है, खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, कृषि उससे संबद्ध उत्पादों का व्यापार हो रहा, तो उसमें चार्मिंग है। कई तरह के काम होते हुए हमको दिखाई देंगे। अब शब्द जुड़ा है क्षेत्र विस्तार, जब एग्रीकल्चर से जुड़ेगा मामला। अब क्षेत्र विस्तार करेगा कौन? तो राजा, क्योंकि राजा तो आगे रहेगा, राजा है ही इसीलिए। तो राजा की पावर में धीमे धीमे वृद्धि होगी। क्षेत्र विस्तार इस बात को पुष्ट करेगा कि जिसको आप आगे जाके टॉपिक्स में पढ़ते हैं, साम्राज्य विस्तार। जिसको आप भारत की पहली केंद्रीय शासन व्यवस्था मौर्यों के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। तो ये विचारधारा क्यों डेवलप हो रही, कैसे डेवलप हो रही? बस छोटी सी बात कि पशुचारण से जब एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुआ मामला, तो एग्रीकल्चर है इसका मतलब भूमि से जुड़ा मामला है, और भूमि से जुड़ा मामला है तो विस्तार पावर को डिनोट करेगी। अब आप खुद सोचिए कि अमूमन हम लोग गांव से जुड़े रहते हैं, है ना? नहीं भी जुड़े हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अमूमन हम लोग गांव से जुड़े रहते हैं। गांव में ज़मीन होती है। तो मान लीजिए हमारा गांव है और उस गांव में किसान रहते हैं गांव में। तो किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 100 बीघा है, किसी के पास 150 बीघा है। अब आप कंपेयर करो पावर में, 5 बीघा और 150 बीघा। 5 बीघे वाला पावरफुल दिखाई देगा या 150 बीघे वाला? व्यवहारिक तौर पे सोचो। तो क्या हुआ? 5 से 150 कैसे पहुंचे विस्तार? 150 वाले के पास भूमि का विस्तार ज्यादा है, वही पावरफुल है, तो निश्चित तौर पे पावरफुल होगा। गांव में निकलेगा, सब कहेंगे लंबरदार नमस्कार, लंबरदार नमस्कार। 5 बीघे वाले को ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये व्यवहारिक, बिल्कुल व्यवहारिक बात है। तो राजा जब इस तरह के काम करेगा, भूमि का विस्तार करेगा, तो उसके पावर में वृद्धि होगी। इन्हीं संदर्भों को लेकर वो अपनी एक प्रशासनिक मशीनरी तैयार करेगा, जिसमें तमाम प्रकार के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। भूमि का विस्तार हो रहा है तो फिर काम बढ़ेंगे। तो एक सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर आप चीजों को सीखने समझने का प्रयास करेंगे तो विषय रुचिपूर्ण बना रहेगा थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत में जब आप राजा, राज्य, साम्राज्य ये सब सीखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, तो प्राचीन भारत के बाद जब आप मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर मुस्लिम सत्ता आ जाती। चीजें कमोवेश वही रहेंगी, बस क्या है नामों में परिवर्तन आ जाएगा। भाई राजा को सुल्तान कहा जाएगा प्रारंभ में, सल्तनत काल के दौरान, मुगल काल के दौरान उसी को बादशाह कहा जाएगा। प्राचीन काल में आप जिन्हें प्रांत कहते हैं, मध्यकाल में उनको आप सूबा कहेंगे। जिले हैं सरकार कहेंगे, परगना कहेंगे। ग्रामीण स्तर पे बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भाषा में डिफरेंस होने की वजह से मध्यकाल में भी जो ग्रामीण व्यवस्थाएं हैं वो कमोवेश भारतीयों द्वारा ही मैनेज हो रही थी, है ना? आपने पढ़ा होगा
खुद मुकद्दम चौधरी जैसे कर्मचारी जो हैं वो गांव से जुड़े थे राजस्व उगाही के लिए। तो ये होता है मामला। ठीक है, तो थोड़ा इस तरह से विषय में रोचकता बनी। अब फिर जब अंग्रेज आएंगे तो देखो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा कि अंग्रेजों के आने से पहले जो भी पूरे भारत में हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, उसमें हर शासक वर्ग इस बात को लेकर क्लियर था कि भारत उसका घर है, सब रहे यहां पर। सबने जो भी बाहर से आया और भारत में जमा, है ना, जम गया, रहने लगा, तो उसके पुश्तैनी संपर्क जो है वो टूट गए। सल्तनत काल में जो तुर्की आए मध्य एशिया से, उनके अपने पुराने संबंध टूट गए। मुगलों के समय जब बाबर, हुमायूं, अकबर, इनका बैक देखा जाए तो काबुल, कंधार छूट गया धीमे धीमे। तो जो मेन बात हमको दिखाई देती है अंग्रेजों से पहले, वो ये दिखाई देती है कि जो भी रहे वो भारत को घर मानकर रहे। अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब भारत में रहे तो उन्होंने कभी भी भारत को अपना घर नहीं माना। क्योंकि अगर वो ये सोच लेते कि हमें यहां रहना है तो परिस्थितियां बदल जाती। भारत भी आज एक डेवलप्ड कंट्री होता, क्योंकि जब उन्हें रहना है तो फिर वो पूरा का पूरा यूरोप में जो जिस तरह से बदलाव हो रहे थे, हाथ का काम मशीनें करने लग गई थी, मशीनी संस्कृति डेवलप हो रही थी औद्योगिक क्रांति के बाद, नए नए आविष्कार हो रहे थे, खोजें हो रही थी। आगे चल के औद्योगिक क्रांति हमें देखने को मिलती है 1760 के बाद से। तो इन चीजों से अगर वो घर मान लेते तो यहां पर अपनी बसावट करने लग जाते। यूरोप का जो डेवलपमेंट है वो हमें भारत में भी देखने को मिलता, जैसा कि अन्य क्षेत्रों में हुआ, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में। लेकिन समस्या क्या थी कि अंग्रेजों ने भारत को अपना घर समझा ही नहीं, तो उन्होंने यहां के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने यहां के संसाधनों के दोहन पर ध्यान दिया। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, थोड़ा इस तरह से देखने का प्रयास करिए। तो जब वो भारत को अपना नहीं समझेंगे, अपने मातृ देश के प्रति ईमानदार बने रहेंगे, अर्थात यूके, ब्रिटेन, तो यहां से संसाधन ढो ढो के वो ब्रिटेन ले जाएंगे। यही कारण है कि यहां का जो हथकरघा है, शिल्प उद्योग है ना, कुटीर उद्योग, वो नष्ट होगा। कृषि में तबाही आएगी, उससे बेरोजगारी, भुखमरी, असमय मृत्यु, ये सब दिखाई देगा। और ये तो 1947 तक दिखाई दिया। अगर अंग्रेजों ने डेवलपमेंट किया होता सही मायनों में, तो जब वो गए तो हम बदहाल थोड़ी होते। 12-15% उस समय साक्षरता थी जब गए वो, क्या मायने उनके रहने का। भुखमरी चरम सीमा पर, आजादी के कई दशकों तक यही पंचवर्षीय योजनाओं में नारे लगते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इट मीन्स गरीबी थी। इट मीन्स कि अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का दोहन अपने हित के लिए किया।
क्योंकि भारत उनका उपनिवेश था। तो इतिहास को बड़ी ही आसानी से हम रुचिपूर्ण बना सकते हैं, बस केवल हम उसको समझने का प्रयास शुरू कर दें, है ना। प्रयास किया जाएगा कि इस शॉर्ट टर्म कोर्स में जब हम गो थ्रू करेंगे चीज़ों को, तो इस रुचि का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपकी रुचि बनी रहे, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा जैसे इतिहास लिखा है ना। इतिहास को जब हम लोग पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा ही सामान्य अर्थ हमें देखने को मिलता है इतिहास का, इति धन हाधन सा, है ना। आसानी से हम लोग इतिहास को 3 शब्दों में बांट देते हैं, इति धन हाधन सा। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थात ऐसा हुआ था, है ना। इससे आपको क्या समझ में आता है? अगर मान लीजिए इसको हम बांट दें, तो ऐसा हुआ था, है ना। अब बड़ी आसानी से पता है, हम इसको सुनकर निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब सुन लिया, हाँ ऐसा हुआ था, बस बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, इसके पीछे पूरी महाभारत छिपी हुई है ना। समझो, ऐसा हुआ था का मतलब समझ रहे हो? जब आप सिलेबस को देखोगे तो देखो, शुरुआत में ही आपके दे दिया स्रोतों संबंधी वार्ता। जब इसके अंतर्गत आप देखोगे तो पुरातात्विक स्रोत आपको दिखाई देंगे, साहित्यिक स्रोत आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा हुआ था मींस डेफिनेटली हुआ। डेफिनेटली का मतलब यहां यह है कि चीजें 100% घटित हुई हैं, जिसके पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। भाई, हवा में इतिहास नहीं लिख सकते। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर अगर कोई टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं, समझना आराम से, कोई टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए उस टाइम पीरियड में हमें किसी जानवर का कोई एविडेंस नहीं मिलता, है ना। जैसे अमूमन हम लोग हड़प्पा काल में घोड़े को डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि घोड़े की हड्डियां हम लोगों को प्राप्त हैं राना गुंडई से, सुरपुतड़ा से, दांत वगैरह मिले, हड्डी वगैरह मिली है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेंगे घोड़ा नहीं है, तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे कि घोड़ा है, हवा में नहीं लिखेंगे। जब तक उस चीज का एविडेंस नहीं होगा और वो एविडेंस प्रूवन नहीं होगा, तब तक हम उसे इतिहास में शामिल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है। सिलेबस में इसीलिए स्रोतों पर विशद चर्चा है, क्योंकि जब हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पे जाते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, उत्खनन करते हैं, मुद्रा शास्त्र की जानकारी इकट्ठा करते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स जैसे कहते हैं, तो ये जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि आहत मुद्रा, है ना, शायद आपको
रिकॉल हो रहा हो, आहत मुद्रा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से हमें भारत में जब मुद्रा दिखाई देती है पहली बार, इससे पहले तो मुद्रा है नहीं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा नहीं है, पूर्व वैदिक काल में मुद्रा नहीं है, हड़प्पा काल में मुद्रा नहीं है ना। तो ये तो मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से आहत मुद्रा मिलना शुरू हो जाती है। आहत मुद्रा का मतलब क्या है? आहत का मतलब चोट पहुंचाना, हताहत ना। इसीलिए इनको इंग्लिश में पंच मार्क कहते हैं। इतिहासकारों द्वारा इन मुद्राओं को पंच मार्क कहा गया है। पंच मार्क, पंच मार्क मतलब धातु पर पंच करके मार्क दिया गया है, निशान दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पर मोर बना लिया और ये चांदी की धातु है, और इस पर हमने ऐसे पंच कर दिया, तो अब ये मुद्रा बन गई। इस पर बना क्या है? मोर। तो इसके बनने के टाइप को हम बोलते हैं आहत। धातु पर चोट देकर बनाई गई मुद्रा, इसका ये मीनिंग है आहत मुद्रा का। ठीक, अब जरा समझना, थोड़ा समझना ये कि जब हम लोग आहत मुद्रा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम चित्र की बात करते हैं, राइट। अर्धचंद्र बना दिया, कोई पेड़ बना दिया, इस टाइप की चीजें चोट देके धातु पर बना दी। अब समस्या क्या थी कि तत्कालीन समय में जो व्यापारी वगैरह हैं, है ना, शिल्प श्रेणियां हैं, वो सिक्के चला रही, राजा चला रहा, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि सिक्कों में हम और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये समझ नहीं। ये समझ कब आती? जब हम मौर्योत्तर काल में पहुंचते हैं, और मौर्योत्तर काल में जब विदेशी आक्रमण होते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं, शक आते हैं, कुषाण आते हैं, पहलव आते हैं। तो जो सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, जिनको हम हिंद यवन भी कहते हैं, उन्होंने लेख युक्त सिक्के जारी कराए। उनकी वजह से हमें सिक्कों पे लेखन की जानकारी हुई कि इस पे भी लिखा जा सकता है। बताइए, अब जरा सोचो कि सिक्के पे लेखन, अब अगर राजा कोई सिक्का जारी कर रहा है और उस पर वो कुछ लिख रहा है, चित्र उकेर रहा है, तो उस राजा, वो राजा किस धर्म को फॉलो करता है, कौन सी उपाधि ले रहा, कितनी रोचक जानकारी हमें सिक्के से मिल रही। तो इतिहास में स्रोतों का बहुत बेहतरीन स्थान है। देखो, इतिहास पूरा टिका ही इसी पर है, स्रोतों पर। चाहे स्रोत पुरातात्विक हो, चाहे साहित्यिक हो। साहित्यिक में आ जाओगे तो आपको धार्मिक साहित्य भी दिखाई देगा, लौकिक साहित्य भी दिखाई देगा, है ना, गैर धार्मिक। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे वैदिक साहित्य है, इस टाइप का साहित्य। गैर धार्मिक जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र है, विदेशी में इंडिका है, इस टाइप के जो राइटिंग्स हैं। धार्मिक गैर धार्मिक दिखाई देगा, देसी विदेशी दिखाई देगा। भारतीय भी चीजों को लिखेंगे तो उससे इतिहास की जानकारी मिलेगी। अरे चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, कुछ भी हो भाई। यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, मुंडकोपनिषद। जानकारी कहां हो रही? यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, मुंडक उपनिषद। इसको जोड़ दोगे तो मुंडकोपनिषद।
सभा, समिति, राजा, इंद्र, वरुण, अग्नि, वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, कर्मकांड, सारी सारी जानकारी वेदों से हो रही। तो हम लोग लिख तो इतिहास रहे, धार्मिक साहित्य से उसकी जानकारी मिल रही। अर्थशास्त्र को उठा लोगे, सप्तांग विचारधारा, राजा, राजा का राज्य, करों के लंबी श्रृंखला हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। तो एक बहुत, और प्लस ये तो मान लो सब देसी हो गया है ना, और टाइम टाइम पे विदेशी आए, चाहे चीनी हो, चाहे अरबी हो, चाहे अफ्रीकी हो, है ना, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड, कहां कहां से तो विदेशी नहीं आए यात्री, आए, घूमे फिरे, उन्होंने भारत को अपने अपने समय में देखा और भारत के बारे में लिखा। तो उससे हमें इतिहास को पता है, कंटिन्यूटी में हमें बड़ा सहूलियत मिलती है। इन विवरणों से इतिहास कंटिन्यू बना रहता है, ब्रेकिंग नहीं आ पाती। तो बड़ी सहायता करते हैं ये लोग इतिहास में कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, है ना। तो जो पहला स्रोतों संबंधी वार्ता है उसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। अच्छा, जब हम पशुचारण खाद्य उत्पादन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जैसे मानव, मानव से पहले भी आदि मानव, है ना, आदि मानव की गतिविधियां, आदि मानव के बाद मानव की गतिविधियां इस टाइम पीरियड में। और जब हम मानव की गतिविधियां देखते हैं तो हम मानव को संघर्ष करता हुआ देखते हैं। आपको नहीं लगता कि मानव का जो इतिहास है वो संघर्षों भरा रहा है? क्या आज हम संघर्ष नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे। मानव और संघर्ष तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मानव लिखा है, एक तरफ संघर्ष। सिक्का तभी चलेगा जब दोनों, एक तरफ मानव एक तरफ संघर्ष है, सिक्का चल रहा है, मानव संघर्ष। तो यहां पर जो हमें प्राइमरी कंडीशन में मानव दिखाई देगा तो वो संघर्ष कर रहा है। सबसे पहले तो पता है उसने सबसे अच्छा काम क्या किया? बताओ। अच्छा, मन में सोचो कि प्रारंभिक मानव द्वारा सबसे बेहतरीन काम क्या किया गया? इसका उत्तर है कि उसने अपने आप को जीवित रखा। उसने अपने आप को जीवित रखने में सफलता प्राप्त की। वो ऐसे ऐसे दौर से गुजर के आया कि जहां पर बिना संघर्ष के वो अपने आप को जीवित नहीं रख पाता, और नहीं रख पाता तो आज हम और आप होते ही नहीं। तो हम लोग को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को उस समय जीवित रखा, प्रकृति से लड़े, ठंड से लड़े, जंगली जानवरों से लड़े, और एक श्रेष्ठ कार्य करने में सफल हुए। और वो श्रेष्ठ कार्य था अपने आप को जीवित रखना। अब देखो, जीवित रखा तो कितने जल्दी जल्दी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि 9000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि उत्पादन शुरू हो जाता है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास से इनकी रूपरेखा तैयार होना शुरू हो जाती है।
और ये तो अपने आप में टाइम पीरियड बड़ा यूनिक रहा। इसने वो चीज इस्टेब्लिश की जो शायद हम, अगर नहीं होता तो हम चर्चा भी ना करते। मान लो हड़प्पा सभ्यता अगर ग्रामीण होती तो हम अपेक्षा भी नहीं करते हड़प्पा वालों से कि नगरीकृत क्यों नहीं हुए। अरे बहुत पुरानी बात हो रही है, नहीं हुए नगरीकृत। समझ नहीं थी। लेकिन ये नगरीकृत थे। इनका एक बड़ा रॉयल टाइम पीरियड रहा जब ये नगरीकृत रहे। अच्छी खासी भीड़ वाला मामला था हड़प्पा सभ्यता में, खूब भीड़ थी। लाखों स्क्वायर किलोमीटर में इनका एरिया फैला हुआ था। तो हड़प्पा और उससे संबंधित आयामों को हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, चाहे उद्भव हो, विस्तार हो, है ना, अधिवास हो, शिल्प हो, कुछ भी, जो भी यहां पर हम इसी को कह रहे थे। ये टॉपिक हो गया, ये सब टॉपिक हो गए। अब सपोज मान लीजिए आपने अधिवास के स्वरूप पर गौर न किया हो, या राज्य शासन विधि पर गौर ना किया हो, और यहीं से मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो आप पूरे सिलेबस पे गो थ्रू हो चुके हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो इस पर गौर कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कोई टॉपिक छूट रहा हो, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा, है ना। हड़प्पा से जब हम लोग आगे मूव करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मामला डगमगाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से गुजर कर जब हम वैदिक काल में पहुंचते हैं, तो अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि हमें बढ़ता हुआ क्रम दिखाई देता है ना। मानवीय गतिविधियों में अगर हम मानवीय गतिविधियों को देखें तो हम उत्तरोत्तर ग्राफ इस तरह से चलता है, सीधी बात है ना। जैसे एक समय था जब हम लोग के पास रंगीन टीवी नहीं था, एक समय था, और अभी हाल ही की बात है, बहुत पुरानी बातें नहीं हो रही हैं। एक समय था जब रंगीन टीवी नहीं था, एक समय था जब मोबाइल नहीं था, एक समय था जब कंप्यूटर नहीं था, एक समय था जब इंटरनेट नहीं था, एक समय था। लेकिन आज है तो ग्राफ ऐसे चल रहा है शुरू से। लेकिन जब हम नवपाषाण, ताम्रपाषाण, हड़प्पा के बाद जब वैदिक में शिफ्ट करते हैं, तो यहां पर हमें केवल एक जगह ऐसी देखने को मिलती है जहां पर हमें जो हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण हमें देखने को मिल रहा है, नगर के जो प्रतिमान स्थापित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी शिफ्टिंग नहीं दिखाई दे रही। लोग तो शिफ्ट हुए, बिल्कुल हुए होंगे, लेकिन लोगों की शिफ्टिंग के समय उन्होंने अपने उस कल्चर को शिफ्ट नहीं किया जिसको लेकर आज हम लोग कहते हैं कि बड़ा बेहतरीन टाइम पीरियड था हड़प्पा नगरीकरण का साहब। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन पर काफी चर्चाएं हैं विद्वानों में। कोई बाढ़ कहता है, कोई महामारी कहता है, तो कोई कुछ भी कहे, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी कि एकदम से सारी व्यवस्था को कोलैप्स कर देना, डिक्लाइन कर देना, यहां कोलैप्स का शब्द ज्यादा सही रहेगा कि वो कोलैप्स कर गई, बिल्कुल नष्ट प्राय हो गई। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मूवमेंट दाएं बाएं हुआ होगा। लेकिन जिनका मूवमेंट हुआ, उन्होंने नया देने के बजाय जहां गए उसी को अपना लिया। प्रतीत तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर अपना दिया होता तो हमें धीरे धीरे यहां भी नगरीकरण के
हड़प्पा टाइप चीजें बड़े स्तर पे दिखाई देती, ऐसा नहीं है। हम नगरीकरण से सीधा जब यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ ग्रामीण माहौल दिखाई देता है, ग्रामीण स्थितियां दिखाई देती हैं, प्राइमरी स्थितियां दिखाई देती हैं। प्रॉपर ग्रामीण भी क्या क्या ही कहा जाए पूर्व वैदिक काल को, इस समय भी भटक ही रहा है। क्योंकि मानव का भटकना बंद एक ही शर्त पे हो सकता है, जब मानव अपनी सारी आशाएं अपेक्षाएं या मैक्सिमम आशाएं अपेक्षाएं एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर दे। क्योंकि देखिए, हम और आप हैं, ठीक है, अगर हम और आप पशु पर आधारित हैं, अपने जीवन को हमने पशु पर आधारित कर रखा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि पशु से प्राप्त दुग्ध वगैरह हम लोग मान लीजिए सेवन कर लेते हैं। बुरे वक्त पे मान लीजिए पशु को मारकर मांस खा लेते हैं तो जीवित बने हैं। भाई भूख लग रही है, खाएंगे तो कुछ ना कुछ। तो पशु से संबंधित अगर हम गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि चीजें स्टेबल नहीं होंगी। लेकिन जब चीजें एग्रीकल्चर पर बेस हो जाएंगी तो वो स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि हम फसल बोएंगे। तो ऐसा थोड़ी है फसल बोने के बाद हम भाग जाएंगे दूसरी जगह। क्यों भाग जाएंगे? है कोई पीछे से आ रहा होगा, वो फसल काटेगा और वो काट के रख जाएगा, है ना, फिर वो आगे निकल जाएगा, फिर जो उसके बाद आएगा वो उस कटी हुई फसल का इस्तेमाल करेगा। ऐसा होता है क्या? बोने में हम मेहनत कर रहे तो फिर काटेंगे भी हम भी और इस्तेमाल भी हम ही करेंगे, हम दूसरे क्यों करने देंगे? अब फसल का जो मामला है वो 2 4 10 दिन का है नहीं, महीनों का है। अब 3 4 महीने के लिए आप वहां पर स्टेबल हो गए, और जब आप स्टेबल होंगे तो आप दिमाग ये लगाएंगे कि कुछ शेडेड माहौल में रहें, तो घर बनाएंगे। घर बनाएंगे तो यही घर और खेत ग्रामीण परिवेश को पैदा करेंगे, तैयार करेंगे। ये है सिस्टम। इस नज़र से थोड़ा सा चीज़ों को देखो। क्योंकि जब वैदिक उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं तो मेन कौन है? आर्य, है ना, आर्यंस द्वारा ये सब डेवलप किया गया। तो उन्हीं पर हम लोग फिर चीज़ें जैसे सामाजिक रूप से उनकी जो व्यवस्थाएं हैं या उनका स्तरीकरण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, वो सब हम लोग यहाँ पर उनका देखेंगे। उनकी प्रौद्योगिकी को भी देखेंगे। दक्षिण भारत के महापाषाण मेगालिथ को भी देखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं रहीं। तो इन चीज़ों को समझना कि मानवीय जो हस्तक्षेप है वो कहाँ, कितना और कैसा है, बस इसी को अगर आप धीमे धीमे इसको अगर आपने एक स्टोरी टाइप में दिमाग में बैठा लिया तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी बेहद आसान हो जाएंगी, है ना। चलिए आगे शिफ्ट करते हैं। आगे जाएंगे तो देखो वो क्या समझा रहा है आपको, राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। महाजनपद, राजतंत्रीय, गणतंत्रीय राज्य, आर्थिक सामाजिक विकास। तो जब हम उत्तर वैदिक काल के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद ऐसे हैं जहां राजतंत्र है और 2 महाजनपद ऐसे हैं जहां गणतंत्र है, वज्जी और मल्ल। बाकी 14 में राजतंत्र है। तो वही, तो यहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था का मतलब ये नहीं है गण माने जनता। गण यहां पर होता था राजाओं का समूह, है ना, कि छोटे छोटे कई क्षेत्रों ने आपस में एक यूनिट बना ली और वो गणतंत्र हो गया। राजतंत्र में एक राजा, गणतंत्र में कई राजा, कई राजा मिलकर अपना एक हेड चुन लेते थे। जैसे वज्जी में हम लोग वैशाली, लिच्छवी
को देखते हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हम लोग शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, जैसे राजा है, पूर्व वैदिक काल में पावर नहीं है, उत्तर वैदिक काल में पावर आई तो वो राज्य क्षेत्र विस्तार करने लग गया। तो जब क्षेत्र विस्तार करेगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्रिएट करेगा बड़ी। तो पूर्व वैदिक काल में हमें जन दिखाई देता है, उत्तर वैदिक काल में हमें जनपद दिखाई देता है। तो 600 ईसा पूर्व में हमको क्या दिखाई देगा? जनपद। जनपद से आगे राज्य, और राज्य से आगे साम्राज्य। इसको यहां टॉपिक पर हम लोगों को समझना है। इस प्रक्रिया के उदाहरण हम लोग को देख के चलने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो देखो फिर अब वो क्या कह रहा है, राज्य से साम्राज्य तक। तो यहां पर आपका मगध आ जाएगा, मौर्य, है ना, ये आ गए। क्योंकि मानव ने हर क्षेत्र में संघर्ष किया है, अपने को जीवित बनाए रखने के लिए संघर्ष, है ना। भूख प्यास से अपने आप को बचा के चलना भाई, है ना। भूख की भी व्यवस्था हो, प्यास की भी व्यवस्था हो, तो अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए संघर्ष, है ना। प्लस आपस में संघर्ष। इसको क्यों भूल जाते हो? आपस में भी तो संघर्ष करेगा संसाधनों के लिए। जैसे मान लीजिए पूर्व वैदिक काल है, अब पूर्व वैदिक काल में जन है। जन सबसे बड़ी उस समय प्रशासनिक इकाई थी, है ना। कुल ग्राम विश जन, आपने पढ़ा होगा। तो जन सबसे बड़ी यूनिट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जन का ही जो हेड होता था वो जनपति यानी कि राजा होता था। अब एक जन, एक जन, एक जन, एक जन, एक जन, एक जन, अब कई जन हो गए। ये भिड़ेंगे, भिड़ेंगे। तो जन और जन आपस में भिड़ेंगे तो एक बड़ी यूनिट क्रिएट होगी, कॉल्ड जनपद। कब? पोस्ट वैदिक में जनपद आ गए। जनपद, 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 जनपद। अब जनपद जनपद भिड़ेंगे, क्योंकि संघर्ष तो चलेगा। जब जनपद जनपद भिड़ेंगे तो यूनिट क्रिएट होगी महाजनपद, 600 ईसा पूर्व। फिर महाजनपद महाजनपद भिड़ेंगे तो फिर एक बड़ी यूनिट क्रिएट होगी, कॉल्ड राज्य। फिर राज्य राज्य आपस में भिड़ेंगे तो एक बड़ी यूनिट बनेगी साम्राज्य। ठीक है, तो ऐसे चीजों को समझो। इसी में चूंकि एक छोटा सा मतलब एक इंपॉर्टेंट करेक्टर हमको अशोक दिखाई देता है, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना। क्योंकि अमूमन जब हम किसी राजा को अपने दिमाग में लाते हैं, राजा, सुल्तान, बादशाह, कुछ भी कह लो, तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो युद्ध की बनती है कि राजा है तो युद्ध तो करता ही होगा, उसकी तलवार में रक्त लगा रहता होगा, यस और नो, है ना। लेकिन जब आपने अशोक को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा कि उसने तलवार छोड़ दी, उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। भेरी घोष का मतलब रणभेरी, है ना, युद्ध का प्रारंभ, है ना। तू 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 करके बजाते हैं, चलो युद्ध शुरू हो गया, है ना। सूर्यास्त हो गया तो रणभेरी बज गई कि अब युद्ध समाप्त करना है, सुबह लड़ेंगे। पहले युद्ध जो है प्रकाश में लड़े जाते थे, प्रकाश युद्ध कहते थे, अंधेरे में नहीं, चीटिंग नहीं होती थी, है ना। मान लो एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को बहुत मारा, है ना, और जब दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप को मारने की स्थिति में आया तब तक सूर्यास्त हो गया, तो फिर वो मारेगा नहीं, वो धैर्य रखेगा अगली सुबह होने तक। क्योंकि उस समय ये कहावत नहीं थी ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है। ये ये तो जब घटनाक्रम इतिहास से जब उदाहरण लिए जाएंगे तब ये कहावत बनेगी, है ना। खैर चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। तो कहने का आशय कि अशोक
धम्म नीति, धम्म का मतलब धर्म है ना, आप लोग जानते ही होंगे। बुद्ध ने पाली को अपनाया था, तो पाली में धर्म को धम्म कहते हैं, तो धम्म का मतलब धर्म। तो अब सोचो ऐसा राजा जो तलवार छोड़ रहा है, जनता का नैतिक उत्थान कर रहा है। सोचो, ये अपने आप में बड़ा रोचक मामला है कि ऐसा कोई राजा कैसे सोच सकता है ना, है चर्चा का विषय। ऐसी चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, यहां पर देखो कला, वास्तुकला, ये सब भी डिस्कस किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वास्तुकला पर ध्यान दोगे, मूर्तिकला पर ध्यान दोगे, तो आपको एक प्रॉपर गैप दिखाई देता है हड़प्पा से मौर्य के बीच में। हड़प्पा से मौर्य के बीच में आपको वास्तुकला के एग्जाम्पल नाम मात्र के मिलते हैं, है ना, मूर्तिकला के एग्जाम्पल नाम मात्र के मिलते हैं। तो हम लोग सीधा हड़प्पा से शिफ्ट करते हैं मौर्यों में, है ना। तो जब यहां पर, तो इसीलिए मौर्यों का टाइम पीरियड का ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। क्या बना, कैसे बना, एकाश में स्तंभ क्या होता है, गुफाएं दान में दी जाती थी, किसको दान में दी जाती थी? अशोक ने गुफाएं दान में दी, पुत्र दशरथ ने आजीविकों को गुफाएं दान में दी, है ना। तो गुफाएं दान में देने का भी हम लोग उल्लेख पढ़ते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। प्लस भाषा लिपि, क्योंकि अशोक के अभिलेख की जो भाषा लिपि है वो इसलिए मायने रखती है क्योंकि इन अभिलेखों के माध्यम से, अच्छा ये बताओ, आज आप हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, मान लीजिए, है ना, कितनी देर लगेगी? फॉर एग्जाम्पल फ्यू सेकेंड्स, कुछ क्षण लगेंगे, ठीक है। अगर अशोक को अपनी जनता से कुछ कहना है तो वो मैसेजिंग कैसे करेगा? तो उसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने मैसेज पहुंचाए, क्योंकि उसे जनता को क्या बनाना था? उसे जनता को नैतिक उत्थान कराना था। तो एक तरह से ये प्राचीन काल में मैसेजिंग सिस्टम है, मैसेज पहुंचाना। तो अभिलेखों पे उसने लिख दिया, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अशोक कहता है, देवानंद प्रिय कहता है। तो इसको हम लोग एक चर्चा में रखेंगे। अच्छा, साम्राज्य का अंत, क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव। तो जब हम लोग मौर्यों से मौर्योत्तर में शिफ्ट करते हैं, है ना, तो मौर्यों से मौर्योत्तर में आते हैं, तो इसका मतलब मौर्यकाल खत्म। तो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य साबित नहीं हुए, है ना, और 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। जब हम मौर्योत्तर काल का इतिहास देखते हैं तो हमें यहाँ पर बड़ी वैरायटी देखने को मिलती है। हमें भारतीय राजवंश देखने को मिलते हैं, हमें विदेशी राजवंश देखने को मिलते हैं, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव, है ना। भारतीय राजवंश देखने को मिलते हैं, सातवाहन, शुंग, कण्व, सातवाहन, ऐसे राजवंश हमको दिखाई देते हैं। इससे क्या होता है कि यहां पर देखो, साम्राज्य का अंत हो गया, क्षेत्रीय ताकतों का होता है, यानी कि विकेंद्रीकरण, है ना। केंद्रीकरण का मतलब कि जब एक बृहद क्षेत्र पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो तो केंद्रीकरण हो गया। और जब उस बृहद क्षेत्र में अनेक शक्तियां हों जिनके अपने अपने केंद्र हों, तो एक केंद्र ना होकर अनेक केंद्र, तो वो विकेंद्रीकरण हो गया। तो वो विकेंद्रीकरण हमें यहां पर दिखाई देता है। साथ ही साथ हमको यहां पर और भी चीजें मॉनिटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए यहां पर व्यापार वाणिज्य है, या इससे जुड़े मामले हैं, या कला से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है ना, गंधार कला, मथुरा कला, है ना, कनिष्क के समय फली फूली,
तो ये भी एक बड़ा चार्मिंग टाइम पीरियड रहा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। तो ये है मामले, इनको हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं तो गुप्त वाकाटक युग हमको दिखाई देता है। एमपी महाराष्ट्र के कुछ भूभाग पे वाकाटकों का शासन था। तो और गुप्त हम लोग जानते ही हैं, है ना। गुप्तों के संदर्भ में हालांकि तमाम विषयों पर हम लोग निरुत्तर हैं, किसी एक उत्तर पे हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि गुप्त कौन थे, हम लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं गुप्त कहाँ के थे। तो भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो जो सर्वमान्य मत हैं, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उनके प्रारंभिक अभिलेख और सिक्के चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिले हैं, तो गुप्तों का मूल निवास स्थान संभवतः पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा होगा। प्लस गुप्त कौन थे, तो कोई ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई वैश्य कहता है। तो अल्टीमेटली फिर जो मैक्सिमम इतिहासकारों का जो रुझान हमें देखने को मिलता है वो वैश्यों के संदर्भ में देखने को मिलता है कि गुप्त वैश्य थे। धरणी गोत्र के थे। धरणी गोत्र जो है वो अग्रवाल वैश्य गोत्र है। तो भाई कोई कहेगा तो फिर तर्क भी देगा ना, तो ये तर्क दिया जाता है धरणी गोत्र सा। तो ये चीजें हम लोग फिर गुप्त काल को देखेंगे तो गुप्त काल हमें फिर एक तरह से केंद्रीकृत सत्ता दिखाई देगी। प्रॉपर गुप्तों की शासन व्यवस्था, उनके समय कृषि, है ना, भू अनुदान, भू राजस्व, भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के, है ना, पूरा एक सिस्टम है। प्लस पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, संस्कृत भाषा साहित्य का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित। क्योंकि हम लोग गुप्तों को क्या बोलते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल के मायने देखो यहाँ पर हैं सारे, है ना, ये मायने हैं, ये मायने हैं, है ना। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल बनाने में इन चीजों का बड़ा मायने रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक चर्चा के विषय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हर्ष और उसका युग। तो प्रशासन और धर्म हर्ष का। आंध्र देश में सालंकायन वंश और विष्णुकुंडीय वंश। क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव में हम लोग देखेंगे तो दक्षिण में राज्य हैं, गंग हैं, कदम्ब हैं, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट है, कल्याणी चालुक्य हैं, काकतीय हैं, होयसल हैं, यादव वंश हैं। ये जो आपको राजवंश दिखाई दे रहे हैं, क्षेत्रीय राज्य, इनकी इतिहास में बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय संस्कृति है उसको बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको बल प्रदान किया, है ना। तो यहां पर इन राजवंशों को भी गंभीरता से लेना है। दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे तो पल्लव, चेर, चोल, पांड्य, इन पे चर्चा हम लोग की बनती है। इसमें चोल जो हैं, अगर हम आफ्टर हर्षा चोलों की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो हमको प्रॉपर हिस्ट्री देखने को मिलती है वो चोलों की मिलती है। हमें पांड्यों की उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती, चेरों की उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती, इवन पल्लवों की भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती जितनी चोलों की। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हो सकता है आपको रिकॉल हो जाए कि पल्लव का नाम जब भी आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा रथ मंदिर, सप्त पैगोडा आता है। तो गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, मंदिर बनने शुरू हुए गुप्त काल में, तो इसको और अपलिफ्ट किया था पल्लवास ने, है ना, उसको और बेहतर ढंग से मैनेज किया पल्लवों ने। पल्लवों का स्थान चोलों ने लिया था, है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि अंतिम पल्लव राजा जो था अपराजित, उसको ही तो मारा था चोलों ने। तो चोलों में जो विजयालय है विजयालय के बाद आदित्य प्रथम संभवतः बनता है ना, तो वो विजयालय को मार देता है। तो इन शॉर्ट पल्लव का स्थान किसने लिया? चोलों ने। तो इन्होंने जो कला मंदिर निर्माण कला, रथ मंदिर, मंडप बनाए, तो उसको इन्होंने बड़े ऊंचे स्वर में स्थापित किया। थोड़ा समझना है इसको, है ना, बड़े ऊंचे स्वर में इन्होंने स्थापित किया।
और जब स्थापित किया तो बृहद मंदिर, आपको शायद ध्यान हो, राजराज प्रथम का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर तंजौर का, याद आया? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और ढेर सारे मंदिर इन लोग ने बनवाए। इन लोग करते क्या थे, मंदिर बनवाते थे तो मंदिर में अभिलेख लिखवा देते थे। उन अभिलेखों से इनकी प्रॉपर जानकारी मिल गई चोलों की, इसलिए इनकी इनके इतिहास को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से हमें पढ़ने को देखने को मिल जाता है ना। पूर्वी भारत में साम्राज्य की अगर हम बात करें तो बंगाल के पाल, सेन, है ना। हर्षवर्धन के समय अगर आपने सुना हो कि हर्षवर्धन के समय एक बंगाल का शासक था शशांक, है ना, याद आ रहा होगा आपको, है ना, बहुत शैतान। ठीक है, शशांक बहुत शैतान था, क्योंकि शशांक और जो मालवा का देवगुप्त था ये लोग बड़े शैतान थे उस समय। इन्होंने कन्नौज में जो मौखरी वंश था उसके राजा ग्रहवर्मा को मार दिया था, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को मार दिया था। तो वो शशांक है ना, अब याद आ गया होगा आपको। तो शशांक की मृत्यु के बाद थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, साइलेंट मोड में बंगाल चला जाता है। फिर 750 ईस्वी के आसपास गोपाल नामक व्यक्ति को जनता गद्दी पर बैठाती है। ये बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम, रेयर देखने को मिलते हैं, जनता राजा चुन रही है। तो वही गोपाल पाल वंश की स्थापना करता है। तो गोपाल हैं, धर्मपाल है, विक्रमशिला, है ना, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, सेन वंश है, पालों के बाद सेनों ने शासन चलाया। सेन में सामंत सेन है, लक्ष्मण सेन है, बल्लाल सेन है। तो ऐसे राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कामरूप में वर्मन है, उड़ीसा के भौमाकार हैं, सोमवंशी हैं। तो ये सब छोटे राजवंश हैं, पॉलिटिकल इनके मीनिंग है। पश्चिमी भारत में साम्राज्य वल्लभी का मैत्रक, गुजरात के चालुक्य, है ना, वो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे। उत्तर भारत में देखोगे तो यही सब राजपूत हैं, है ना, राजपूत काल हम लोग कहते हैं। आप लोग ने भी पढ़ा होगा कि इस्लाम का आक्रमण 712 में हो गया था मोहम्मद बिन कासिम के माध्यम से, और वो सफल आक्रमण था, है ना। उसने सिंध में दारा को हराया था, दाहिर को। अब सोचो कि 712 में उन विजय, सिंध की विजय कर रहे हैं, लेकिन सल्तनत की स्थापना हो रही है 1206 में। तो एक लंबा गैप हमें दिखाई देता है। तो इस गैप में इन राजपूतों को ही श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को रोके रखा, है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण राजवंश हमको दिखाई देते हैं। अच्छा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की जो विशेषताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर प्रारंभिक मध्यकाल की एक समझ डेवलप होगी, प्रशासन को लेके, राजनीतिक ढांचे को लेके, कृषि अर्थव्यवस्था को लेके। इसमें भूमि अनुदान है, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध हैं, श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार हैं, किसान वर्ग हैं, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के, मुद्रा प्रणाली। अच्छा, यहाँ पर अर्थव्यवस्था इसलिए भी मायने रखती है कि पता है, जब हम गुप्त काल हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो गुप्तों का टाइम पीरियड लगभग 550 ईस्वी में समाप्त होता है, और 600 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के बीच में भारत में सिक्के मिलते ही नहीं है, सिक्के गायब। एक बार फिर से वो पुरातन व्यवस्था लागू हो जाती है, वस्तु विनिमय, गुड्स एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर सिस्टम। ये अपने आप में बड़ा रोचक मामला है। तो 1000 ईस्वी के बाद हमें फिर सिक्कों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करना आवश्यक है। व्यापार और शहरीकरण है, तो धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आएंगी, धीरे धीरे व्यापार डेवलप होगा, है ना, शहरीकरण होगा। तो उसको यहाँ पर हमें मॉनिटर करना है।
ब्राह्मणीय धर्मों का विकास होगा, वैष्णववाद है, शैववाद है ना, मंदिर संरक्षण, क्षेत्रीय बहुशाखन, मंदिर स्थापत्य कला है ना, दान, तीर्थ यात्रा, भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकर माधव रामानुज। एक्चुअली है क्या कि जब हम लोग भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन हमें दो टाइम पीरियड में दिखाई देता है, एक 8 से 11 तक, एक 13 से 16 ईस्वी के बीच में। तो जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है ना, वो दक्षिण भारत से ही हुआ। तभी आप शंकर, रामानुज है ना, माधव, इन सबको पढ़ते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है, शायद किसी परीक्षा में पूछा भी गया था कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। तो दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ हुआ, भक्ति आंदोलन का। तो ये एरिया थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है। फिर समाज है तो वर्ण व्यवस्था है, स्त्रियों की दशा है, किसान की दशा है, जनजातियां हैं, है ना, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां हैं। तो इन चीज़ों में ये समझने की आवश्यकता है कि उस समय का समाज कैसा दिखता था, एक्चुअली क्या है। अच्छा, इसको भी हम लोग आपके आगे अध्याय में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों, इन चीज़ों को क्यों फोकस किया जा रहा है ना। ये आपके 10वां जो आपका यूनिट है उसमें इसका उत्तर आपको मिलेगा। शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं हैं, अग्रहार हैं। अग्रहार का मतलब होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, है ना। तो जब किसी ब्राह्मण को भूमि दान में दी जाती थी तो वहां पर वो बसावट कर देता था, क्योंकि अकेला ब्राह्मण दान वाली भूमि में कितनी खेती कर लेगा, तो वहां लोगों को बसा देता था। तो चीजें धीरे धीरे डेवलप कर जाती थी, तो वो भी शिक्षा के केंद्र बन जाते थे, मठ होते थे शिक्षा के केंद्र, है ना, महाविहार वगैरह शिक्षा के केंद्र होते थे, है ना, हम लोग पढ़ते हैं नालंदा महाविहार। तो इस प्रकार के शिक्षा के केंद्र हमें भारत में आधुनिक काल तक देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल तक अंग्रेज जब शिक्षा को इंट्रोड्यूस करते हैं तब वो पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं कि ये भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है और ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है। परंपरागत में क्या है, किसी के घर में शिक्षा दी जा रही, किसी मंदिर में शिक्षा दी जा रही, मठ में शिक्षा दी जा रही। अंग्रेजों ने कहा नहीं, स्कूल का मतलब सेपरेट बिल्डिंग, रास्ते से गुजर रहे हो, दूर से पहचान लोगे वो स्कूल है। तो अंग्रेजों ने भारत में एजुकेशन सिस्टम को, अंग्रेज सिस्टम तो सही बनाते थे, है ना, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो केवल अपने फायदे के लिए रखते थे। इसीलिए जो सिस्टम है वो डिक्लाइन मोड में रहे, है ना। चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं, अरब के साथ संबंध, सुलेमान, गजनबी, अलबरूनी, यात्रा विवरण, ये सब आते हैं। और फिर हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रवेश कर जाते हैं। तो देखो, हमने आपसे शुरुआत में ही कहा सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहां पर भी हमें सोर्स पर विशेष गौर करना है कि इन सोर्सेज से बेसिकली, अच्छा एक चीज जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दें कि सोर्सेज पे गौर क्यों, देखो समझना कि जैसे मान लीजिए कि मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो रही है, ठीक है। अब जब मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो रही है, इट मीन्स कि व्यवस्थाएं बदल गई पहले से, जो पहले था अब नहीं है। राजवंश थे, अब हिंदू राजवंश थे, अब मुस्लिम राजवंश आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब अगर मान लो कोई मुस्लिम शासक है, वो प्लस कर रहा, माइनस कर रहा, मतलब कार्यों में कुछ पॉजिटिव वर्क कर रहा, कुछ नेगेटिव वर्क कर रहा, लेकिन उसके दरबार में जो उसका राजकवि है, जिसको उसने संरक्षण दे रखा है, उस सुल्तान की बुराई कैसे लिखेगा? तो वो उन बिंदुओं को लिखेगा ही नहीं जो उसके द्वारा किए गए नकारात्मक कार्य रहे होंगे। प्लस वो उसकी अतिशय प्रशंसा भी कर सकता है। अतिशय का मतलब जानबूझकर।
सुल्तान को प्रसन्न करने के लिए, बादशाह को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सब चीजें ध्यान देकर पढ़ने वाली होती हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया। आपको एक और छोटा सा उदाहरण दें, आपने चंद्रवरदाई का नाम सुना, पृथ्वीराज रासो का नाम सुना। अब उसमें क्या कहा गया राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर? अब उसमें यह कहा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति, वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उनके यज्ञ के उपरांत कमंडल से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। अब बताइए इस थ्योरी पर आप कैसे बिलीव करेंगे? सोचिए, आप इसका खुद ही जवाब दीजिए। तो इस तरह का लेखन हो जाता है ना। जब राजपूत उस टाइम पे हम लोग गुजरेंगे तो हम थोड़ा समझा देंगे आपको कि इस स्टेटमेंट के मायने क्या क्या हो सकते हैं, है ना, बता देंगे आपको। खैर, फिर हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम में आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत है, मुगल हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 राजवंशों को देखते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इसमें पहले 4 जो हैं ये तुर्क हैं। गुलाम वंश के जो शासक हैं वो भी तुर्क हैं, खिलजी शासक भी तुर्क हैं, तुगलक भी तुर्क हैं, सैयद भी तुर्क हैं। लेकिन जो लोधी हैं वो अफगान है। मुस्लिम दोनों हैं, लेकिन एक तुर्की है, एक अफगान है। इनमें 36 का आंकड़ा है। समझो बात को। मुस्लिम दोनों हैं, लेकिन गद्दी के लिए दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। देखो, सैयदों को स्थान लोधी ने लिया, बहलोल लोधी ने सल्तनत की स्थापना की। और बाबर तुर्क था, तो बाबर जैसे तुर्क ने क्या काम किया? अफगानों को सत्ता से हटाया, इब्राहिम लोदी को मारा। तो तुर्कों से सत्ता अफगानों के पास गई और अफगानों से फिर तुर्कों के पास आ गई बाबर के समय। पानीपत का पहला युद्ध 1526। और पिक्चर अभी बाकी है कि हुमायूं के समय सत्ता फिर अफगानों के पास चली गई, शेरशाह सूरी। तो 15 साल का फिर गैप, 1540 से 1555 के बीच में सूरी वंश। और फिर सूरी वंश का समापन करके हुमायूं फिर से सत्ता में पुनः वापसी करता है और फिर अफगानों को हटा के तुर्की गद्दी पर। तो ये तुर्क अफगान, तुर्क अफगान, तुर्क अफगान चलता रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। उत्तरकालीन मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का विघटन, है ना, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपसे प्रश्न बना दिया कि मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण क्या थे, तो कम से कम एक आइडिया तो होना चाहिए। विजयनगर, बहमनी, है ना, इनको तो खैर देखो, यहां पर विजयनगर, बहमनी और मराठे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, है ना। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमनी राज्य स्वतंत्र हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, राइट। तो ये जो बहमनी राज्य है, आज का जो आप महाराष्ट्र एमपी का क्षेत्र देखते हैं, तो बहमनी राज्य ने जब विस्तार किया, है ना, धीरे धीरे उसने विस्तार भी किया। और विस्तार करने के बाद आगे जाके ये टूटता है। तो टूटे हुए का नाम क्या है, इसमें दिया है? हाँ, ये है बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर। तो ये बहमनी ही हुआ करते थे। ये 5 बहमनी का भाग थे। लेकिन धीरे धीरे सरदारों के पास सत्ताएं आती गई, पावर आती गई, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो बहमनी से 5 सत्ताएं निकली के बाहर आई थी, तो वो यही है ना। इनका विघटन, उत्थान, है ना, अन्य राजवंशों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मराठों का उत्थान होता है, उसमें शिवाजी का स्वराज है, पेशवाओं के अधीन उनका विस्तार है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो मराठा पूरा ही एक उसको लेक्चर में देख लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर शिवाजी भी हैं, है ना। किस तरह से मराठा साम्राज्य की स्थापना हो रही है। शिवाजी के बाद शिवाजी ने जब 1674 में छत्रपति की उपाधि ली थी तो मराठा छत्रपति कहलाने लगे। इसके बाद जब शिवाजी की 1680 में मृत्यु होती है तो संभाजी उनके पुत्र, फिर राजा राम उनके पुत्र, फिर राजा राम की विधवा ताराबाई गद्दी पर बैठती हैं 1700 में। तो वो 1700 से 1707 तक शासन चलाती हैं। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज गद्दी पर बैठते हैं, है ना। साहू जी, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। अब यहाँ अंतर देखना कि शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाए थे उसमें पेशवा टॉप पर था, प्रधानमंत्री की भूमिका टाइप का, है ना। जब साहू जी महाराज के समय मराठा इतिहास आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे छत्रपति कमजोर होते जाएंगे, पेशवा मराठा साम्राज्य को लीड करेंगे। इसीलिए लिखा है पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, है ना। उनका विस्तार भी खूब हुआ। बाजीराव प्रथम, अभी लेटेस्ट मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें बाजीराव प्रथम की ही चर्चा है जो 1720 से 40 तक पेशवा रहे। जब वो मरे तो जो मालवा का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, काफ़ी विस्तार हो गया था मराठाओं का, है ना। उसी विस्तार की चर्चा यहाँ पर है। मुगल मराठों के संबंध हैं, मराठा राजसंघ है, पतन के कारण हैं। जब हम लोग 5वीं इकाई में आते हैं तो प्रशासन और अर्थव्यवस्था हमें मध्यकालीन देखने को मिलती है और दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली। तो यहाँ पर हमें पूरा प्रशासन हमें मध्यकाल का देखना है, चाहे वो सल्तनत मुगल का हो और चाहे वो विजयनगर बहमनी का हो। तो ये इसके अंतर्गत आप हर छोटी बड़ी चीज़ों में प्रशासनिक प्रणाली को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, है ना। उद्योग को मॉनिटर करेंगे, व्यापार वाणिज्य को मॉनिटर करेंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा इस बात में चीज़ें दिखाई देंगी कि क्या परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं या कुछ परिवर्तन भी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर कोर इशू देखा जाए तो हम लोग यही कहेंगे कि परंपरागत चीज़ें कंटिन्यू है ना। लेकिन समय समय पर प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मध्यकाल में हमें प्रौद्योगिकी जो है वो थोड़ा सा उसकी वजह से हमें कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो सिंचाई को लेकर हो या फिर वो कताई बुनाई को लेकर हो, है ना। तो वो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा दिखाई देती हैं। तो उद्योग है, जैसे सूती कपड़ा है ना, हस्तशिल्प, कृषि, है ना, व्यापार वाणिज्य है। समाज और संस्कृति, जब समाज और संस्कृति को हम लोग मॉनिटर कर रहे होंगे तो यहाँ पर सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सूफी। अब देखो यहाँ पर हम लोग सूफी, भक्ति आंदोलन, यहाँ पर आके हम लोग उसको डील करेंगे, है ना। शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, सूफी सिलसिले का मतलब होता है कि एक सिलसिला कायम हो जाता है गुरु और शिष्य में। तो जो सूफी है, गुरु है, तो उसको बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं? पीर। और जो उनका शिष्य है उसको बोलते हैं मुरीद। तो जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा, तो वैसे ही इस्लाम में बोलते हैं पीरी मुरीदी प्रथा। पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद। तो पीर और मुरीद के बीच जो नॉलेज का ट्रांसफर होता है पीर से मुरीद को, तो वो एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है ना। तो उसी को सिलसिला कहते हैं। विश्वास, प्रथाएं, प्रमुख सूफी संत, है ना। तो जो चिश्ती सिलसिला है, सोहरावर्दी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है ना, उनकी एक, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं वहाँ पे, है ना। भक्ति आंदोलन है। मध्यकालीन युग के संत, उत्तर और दक्षिण के संत, है ना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन पर उनका प्रभाव इंपॉर्टेंट है। सिख आंदोलन है, गुरु नानक देव, उनकी शिक्षाएं, प्रथाएं, आदि ग्रंथ, खालसा। तो इसका मतलब ये है कि सिखों के 10 गुरु के बारे में एक आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए। सामाजिक
वर्गीकरण, शासक वर्ग है, प्रमुख धार्मिक समूह हैं, उलेमा हैं, वणिक वर्ग हैं। तो वर्ग तो हमें हमेशा देखने को मिलते हैं, है ना। भाई राजा होगा, राजा की सहायता करने वाले जो अधिकारी गण होंगे बड़े बड़े, वो कुलीन वर्ग हो जाएगा। और बड़े बड़े व्यापारी होंगे, छोटे व्यापारी होंगे, किसान होंगे, बड़े किसान होंगे, छोटे किसान होंगे, मजदूर होंगे, खेत मजदूर। तो ये तो हमें हमेशा से, है ना, दिखाई देता रहा है। उसके बाद ग्रामीण समाज है, छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक, मतलब जो ग्रास लेवल पर, रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी, स्त्रियों की दशाएं, इनके बारे में जानकारी। ललित कलाएं, चित्रकारी, प्रमुख शैलियाँ, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, संगीत का विकास, है ना। तो जब हम चित्रकारी की बात करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि मुगलकालीन चित्रकला जो है वो जहांगीर के समय को हम लोग स्वर्णकाल के रूप में काउंट करते ही है ना। क्योंकि जहांगीर के समय जो चित्रकारी का हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है वो वाकई में यूनिक था। क्योंकि उसका रीज़न था कि जहांगीर स्वयं एक बहुत अच्छा चित्रकला का पारखी था, उसको उसके अंदर समझ थी। अगर किसी चित्रकार ने कोई चीज गलत बना दी है तो वो पकड़ लेगा कि अमुक चीज बनाने में आपका मन भटक गया था, इसलिए आप इसको सही नहीं बना पाए, इसको फिर से बनाओ। वो कला का पारखी था। अब समस्या इस बात की आती है कि बाबर से औरंगजेब तक जो हमें मध्यकाल में इतिहास देखने को मिलता है, उसमें बाबर से शाहजहां तक गिरते पड़ते चीजें कंटिन्यू बनी रहती हैं। लेकिन औरंगजेब का जो टाइम पीरियड आता है, तो औरंगजेब एक्चुअली अपने आप को इतना कट्टर दिखाने का प्रयास करता है कि वो सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर देता है ना, पीतल के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में खाता पीता है, टोपियां सिलता है ना, उनको बेचकर अपना खर्चा चलाता है, इस टाइप की बातें। इसीलिए उसको जिंदा पीर कह दिया जाता है औरंगजेब को। तो औरंगजेब जैसे चित्रकारी है, जब आप इस्लाम को हम लोग पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म को इतिहास के संदर्भ में, तो हमें जानकारी क्या मिलती है कि इस्लाम धर्म सजीवों के चित्रों को अलाउ नहीं करता, है ना। मतलब इस्लाम धर्म में सजीव लोगों के, है ना, हमारे आपके जैसे लोग जो हैं सजीव, है ना, इनके चित्र बनाने की मनाही है। इसीलिए आप इस्लामिक डिजाइन जब आप देखेंगे पुराने समय की, तो उसमें आप रेक्टेंगल देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे, है ना, ज्यामितीय आकृतियां देखेंगे, है ना। इस तरह की वहां पर आपको मानवीय चित्रकारी देखने को नहीं मिलेगी। अब औरंगजेब कट्टर, तो ये क्या करता है, दरबार में चित्रकारी को प्रश्रय नहीं देता, संगीत को प्रश्रय नहीं देता। तो उससे क्या होता है कि लोग छिटकने लगते हैं। भाई जब संरक्षण नहीं दे रहे हो तो नौकरी गई। तो जो चित्रकार हैं, जो संगीतकार हैं, वो भाई दूसरा दरबार देखें। पेमेंट तो चाहिए। तो ये दरबार नहीं तो कोई और दरबार, अपनी कलाओं में सिद्धस्त हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो ऐसी राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैदा हुई क्योंकि बड़े बड़े कलाकार थे, मुंह पर गए इधर उधर, तो उन्होंने जहां गए वहां पर अपनी कला से माहौल बना दिया। तो क्षेत्रीय कलाएं हमें इसी संदर्भ में देखने को मिलती हैं, है ना। कला, वास्तुकला है तो खैर बड़ा टॉपिक है ना। इंडो अरबिक वास्तुकला है ना। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, इसी तरह से स्रोत हमें आधुनिक भारत में भी दिखाई देते हैं।
फिर हमें ब्रिटिश सत्ता का उत्थान दिखाई देता है। अब धीरे धीरे उस परिवर्तन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जब सब कुछ बदलने वाला है ना, सब कुछ। पिछले हजारों सालों में जो नहीं हुआ अब वो होगा। क्या? कि किसान जो अपने आप को ये मानकर चलता था कि भूमि तो हमारी नहीं छिनेगी चाहे जो हो जाए, अंग्रेज उसकी भूमि भी छीन लेते हैं, है ना। अंग्रेज नहीं छोड़ते किसी को। हम्म। अंग्रेज नहीं छोड़ते। खैर, अब देखो कितने शैतान यूरोपीय। अच्छा, हुआ क्या, हम लोग पढ़ते हैं ना कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अच्छा, तुर्क और ईसाई, है ना, विरोधी, खूब लड़ाइयाँ होती थी। तो तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान में इस्तांबुल है ना, टर्की का जो एरिया है, तो टर्की और उसके आसपास के एरिया पर उनका कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने स्थल मार्ग ब्रेक कर दिया, है ना, इनके लिए अवरुद्ध कर दिया। आओ आप करो व्यापार जाने। तो इनके पास ऑप्शन नहीं। तब फिर इन्होंने जलमार्ग द्वारा भारत को खोजा। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी एक के बाद एक चले आए। फिर ये आए थे व्यापार करने। तो वो यहां पर हम लोग को बेसिकली उसी पर फोकस करना है। फिर जब ये भारत आते हैं, तो जब भारत में औरंगजेब के मृत्यु के बाद जब ये भारत में बिखरी हुई सत्ताएं देखते हैं, तो इनको मजा आ जाता है। चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, इनको बड़ा मजा कि अरे अब तो बढ़िया है, सत्ताएं बिखर गई हैं, अब यहां पर हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। तो 1740 के बाद से इनके जो, क्या कहेंगे उसको, मंसूबे हैं, वो बदल गए। अब व्यापार के बाद के साथ साथ राजनीतिक हो गए। राजनीति का मतलब सत्ता कब्जे में ले लो। नहीं समझे? अरे इन्हीं पर्सपेक्टिव से तो अंग्रेज बंगाल में घुसेंगे, प्लासी और बक्सर करेंगे, है ना। अब देखो, भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब। जब अंग्रेज प्लासी बक्सर के बाद अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे कि हमारे बंगाल जैसे संभ्रांत प्रांत, लाखों करोड़ों रुपए का हर साल व्यापार करने वाला, राजस्व देने वाला बंगाल अंग्रेजों के हाथ लग गया, तो अंग्रेज तो फूले नहीं समाये। धीरे धीरे वो अपना विस्तार करेंगे। जब विस्तार करेंगे तो इन क्षेत्रों पर अपना पूरा प्रभाव जमा लेंगे। तो ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने जो भारत में विस्तार किया वो 1757 से 1857 के बीच का है। 1858 से 1947 तक भारत में विस्तार नहीं किया उन्होंने। जितना भी अंग्रेजों ने जीता वो 1857 तक जीता, क्योंकि 1858 में महारानी की घोषणा हुई थी, और उस घोषणा में महारानी ने क्या कहा था? क्या कहा था? कि जो भी हम नीति अपनाए थे राज्यों को हड़पने की, हम वो समाप्त कर रहे हैं। अब किसी भारत के राज्य को हड़पा नहीं जाएगा। समझो। अब चूंकि 1757 से 1857 के बीच में अंग्रेज अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश कर लेते हैं भारत में, भारत के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, पूरे तो नहीं
लेकिन बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, तो वहां पर फिर वो अपनी नीतियां, आर्थिक नीतियां बनाते हैं, तो उससे जनता में रोष, कष्ट उत्पन्न होते हैं, तमाम विद्रोह होते हैं, और उसी के चलते फिर 1857 का विद्रोह भी होता है। इसको समझेंगे। कंपनी और ताज का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास, है ना, ये ढांचे का जो विकास हो रहा है ना, केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का विकास, तो जो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करना है। कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस, न्यायतंत्र, पुलिस, सेना, ताज, क्राउन, है ना, इन सब के बारे में एक गो थ्रू कि बट ऑब्वियस है कि जब अंग्रेज अपने ढंग से, ये ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्थाओं को भारत पर लागू किया था, मुगल व्यवस्थाओं को अर्थात परंपरागत व्यवस्थाओं को उन्होंने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि इनको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। भाई हम सभ्य हैं, हम तो सिखाने आए हैं, तो अगर हम ही तुम्हारी व्यवस्थाओं को ओढ़ लेंगे तो कल को तुम ही कहोगे कि भाई अपना क्या नया लेके आए थे, आप तो हमारी ही व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। तो चाहे रेवेन्यू सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से चीजों को बनाया। ठीक है। स्थानीय स्व सरकार हमें देखने को मिलती है, स्थानीय स्वशासन। लिटन रिपन के बाद डफरेन, है ना, वहां से स्टार्ट हो जाता है और फिर थ्रू आउट चलता रहता है। 1919 एक्ट में हम लोग देखते हैं प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। 1935 में प्रांतों में स्वायत्तता लागू कर दी जाती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संवैधानिक परिवर्तन 1909 से 1935। उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, है ना, बट ऑब्वियस है कि उपनिवेश, देखो एक चीज हमेशा गांठ बांध कर चलना, और वो ये है कि अंग्रेज 1757 से 1947 तक जैसे भारत में हम लोग कहते हैं कि वो रहे, है ना, किसी न किसी भूभाग पर शासन करते दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था लाभ, लाभ कमाना, भारतीय संसाधनों का दोहन। उनका उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटेन के लिए लाभकारी बनाना। उनका उद्देश्य था कि भारत में इस तरह से व्यवस्थित हो जाएं कि एक लंबे समय तक भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में रखे रहें। यह उनका मेन मोटिव है। उसी मोटिव के अंतर्गत जब उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग अंग्रेजों का स्याह चेहरा, है ना, ब्लैक फेस अंग्रेजों का देखेंगे, क्योंकि भूखमरी, बेरोजगारी, मृत्यु, अकालों के समय, है ना, ये सब बहुत चरम सीमा पे हमको दिखाई देगा। उद्योगों का हाथ हमको दिखाई देगा। ब्रिटिश औद्योगिक नीति में उन्हीं के लाभ वाली नीतियां, कभी भी वो भारत के लोगों को भारी उद्योग स्थापित करने में सहायता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हैवी इंडस्ट्री अगर वो इंडिया में लगा देंगे तो उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हमें भारत से जाना पड़ेगा। ठीक है, वो कल कब होगा ये नहीं पता, लेकिन वो मालूम है कि आज नहीं तो कल जाना है। अगर हमने भारत में हैवी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया तो ये कल को हमारी इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन करने लगेगा। सोचो, ऐसी सोच अंग्रेजों ने रखी, है ना। मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा विनिमय, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आंदोलन वगैरह को देखेंगे, है ना, अकाल वगैरह को देखेंगे। संपूर्ण काल में भारतीय समाज ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशन, ईसाई मिशनरियाँ, है ना। तो जो अंग्रेजों के समय भारत की जो हम लोग कह सकते हैं कि धर्म पर जो चोट देने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कि ईसाई मिशनरियां बाइबल और उसके ज्ञान को प्रमोट करती थी, है ना, भारतीयों से ये कहने का प्रयास करती थी कि
अगर तुम ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हें पैतृक संपत्ति तुम्हें दे दी जाएगी, है ना। लुभावने वादे उनसे कर दिए जाते थे। तो इससे अन्य लोगों को, जो भारतीय हैं, उनको इस बात को लेकर तो घृणा होगी कि देखो ये हमारे धर्म को छेड़ रहे हैं, है ना। इसी तरह नई शिक्षा, है ना, सरकारी नीति, विषय वस्तु, अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इस पर एक चर्चा का विषय रहेगा। भारतीय पुनर्जागरण का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ना, कि राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, हेनरी विवियन डिरेजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, आर्य समाज वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो इस टाइप के लोग, स्वामी विवेकानंद, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्त्रियों से संबंधित प्रश्न, है ना, स्त्रियों के संगठन, ब्रिटिश कानून उनसे संबंधित, है ना, जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, सती को लेकर कानून, है ना, वो सब। प्रिंटिंग प्रेस देखेंगे, पत्रकारिता, है ना, ने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकारिता के संबंध में अंग्रेजों ने क्या क्या नियम कानून बनाए, 1799 में जो लाइसेंसिंग एक्ट लाए वो क्या था, आगे चल के उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन एक्ट लाए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें चर्चा में रहेंगी। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, 1857 की क्रांति के बाद से हम लोग राष्ट्रवाद की चर्चा करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद डेवलप करने लगता है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और फिर 20वीं सदी से राष्ट्रवाद एक मजबूत वाद के रूप में हमको दिखाई देता है। तो वही सब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, उसकी तरह से, उसके द्वारा किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को लीड किया गया, है ना। फिर 1919 से फिर गांधी युग प्रारंभ हो जाता है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, या ये कह लो कि भारत को उस समय लीड कर रहे होते हैं, है ना। गांधीवादी आंदोलन है, फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी आईएनए की स्थापना है। राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस महिला ने भाग लिया था, है ना। तो इस टाइप से रेडियो पर कौन बोला, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। वामपंथी राजनीति है, कम्युनिस्ट, क्योंकि 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी तो रूसी क्रांति से भारत का एक वर्ग जुड़ गया था। उसको ये लगने लगा था कि रक्त रंजित क्रांति के माध्यम से जिस तरह से रूस ने राजशाही का समापन करके वामपंथी सरकार बनाई है, कम्युनिस्ट सरकार बनाई है, तो हमें यहाँ भी कम्युनिस्ट सरकारें बनती हुई, मतलब सरकार क्या, कम्युनिस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई देती है ना। 1924 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त करते हैं। 1925 में सिगारवेलु चेट्टियार, है ना, बम्बई में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। तो वामपंथी राजनीति हमें दिखाई देती है। उसके बाद दलित वर्ग के आंदोलन है, सांप्रदायिक राजनीति है, मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान है ना, ये सब जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामले हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत है, विभाजन की चुनौतियां क्या क्या हैं। भारतीय रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण है ना, जिसमें कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ हम लोग चर्चा में लेते हैं। अंबेडकर साहब हैं, इन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया, है ना, उसकी विशेषताएं क्या क्या रहीं। अधिकारी वर्ग का ढांचा क्या था, नई शिक्षा नीति क्या है, आर्थिक नीतियां और नियोजन प्रक्रिया, विकास, विस्थापन, जनजातीय मुद्दे, है ना, केंद्र राज्य संबंध, भाषाई पुनर्गठन, है। जो भाषाई पुनर्गठन का मतलब जो भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है ना, एस्केदर आयोग था, फिर फजल अली आयोग था, वो सब आयोग जो बने थे। विदेश नीति में पंचशील है, भारतीय राजनीति है, आपातकाल है, उदारीकरण है, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण है तथा वैश्वीकरण है ना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत किस तरह से चला, तो बेसिकली वो, है ना, उसकी जो विदेश नीति ने कहाँ तक क्या हेल्प करी, अर्थव्यवस्था में उसकी क्या स्थिति थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर करनी है। ये है यूनिट 10। इसमें क्या है, ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली। इसमें आप देखो इतिहास का विषय विस्तार, सीमा महत्व, इतिहास में वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह, अन्वेषणात्मक संक्रिया, इतिहास में आलोचना, है ना, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण कार्य संबंध, कल्पना, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व।
तो ये जब आप टॉपिक देखोगे ना, तो इसमें आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इतिहास को आपको देखना किस नजर से है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सारी नई नई चीजें इसमें देखने को आपने पढ़ रखा है ना। जब हम लोग भी जब इस टॉपिक पे आएंगे तो इसका उतने ही रुचिपूर्ण ढंग से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं, जैसे इतिहास है। अब मान लीजिए हम पूंजीपति हैं, ठीक है, हम कोई इतिहास में किताब लिख रहे हैं, तो भले ही हम सही तथ्यों के आधार पर इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और पूर्वाग्रह क्या है? हम तो रिच हैं, तो हमें पुअर लोगों की जो कंडीशन है वो हम समझ नहीं पाते। तो एक एलीट क्लास राइटिंग हमको दिखाई देगी, तो ना चाहते हुए भी लेखन उस तरह का हो जाएगा। तो इतिहास के ऐसे पहने मामलों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। इतिहास में जब लेखन होता है तो अच्छा, कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं जो प्रॉपर किसी विचारधारा के ही होते हैं, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक, है ना। तो वो किसान मजदूरों के बारे में उनको फोकस करते हुए दिखाई देंगे। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन जैसे अंग्रेजों ने किया कि अपने आप को सुप्रीम दिखाया, भारतीयों को नीचा दिखाया, है ना। इस तरह का जब इतिहास लेखन होता है तो क्या उसको हम सही इतिहास माने? तो नहीं मानते। हम इस तरह के इतिहास लेखन को हम चर्चाओं में रखते हैं। हम ये चर्चा रखते हैं कि ये मार्क्सवादी लेखक हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो अब तक के लिखे गए इतिहास पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इतिहास तो इस तरह का लिखा गया कि बस एलीट क्लास की चर्चा हुई है, जो सबॉल्टर्न हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, इनके इतिहास पर चर्चा ही नहीं हुई। तो 1990 के बाद से सबॉल्टर्न हिस्ट्री जो है उस पर विशेष जोर दिया जाने लगा कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो उसमें हम गांधी जी के आंदोलन, है ना, और गिने चुने लोग, हो गया आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन। क्या उनका क्या जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसान थे, मजदूर थे, निम्न तबका था, उसका इतिहास कहाँ है? तो जो सबॉल्टर्न हिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं गुहा साहब जैसे लोग, तो वो इन पर जोर देकर प्रयास करते हैं। तो यहां पर आपको बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, है ना। तो आपको खुद ही ये वाला टॉपिक बड़ा रुचिकर लगा होगा, है ना। तो बहुत कुछ नया नया सा सीखने को मिलता है कि इस तरह से भी इतिहास को हमें देखना चाहिए, है ना। चलिए, तो फिलहाल ये सारा 10 टॉपिक हैं आपके, तो ये टॉपिक आपके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद संकल्पनाएं, विचार, अवधियां, शब्दावलियां हैं। तो ये हम लोग जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें उसमें आती जाएंगी, है ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब देखो, सिलेबस पे एक अच्छी खासी नज़र पड़ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने नहीं चिपकाया है तो अपनी टेबल के साथ वाली दीवार पे चिपका लो, ठीक है। क्रम जारी रहेगा, है ना। तो क्रम जारी रहेगा तो फिर चीज़ों को समझने, सोचने के लिए तैयार रहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लेक्चर वाइज चीज़ों को
इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि आप को लगे कि आपको चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, है ना। तो एकदम फ्रेश माइंड से चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगली कक्षा में यूनिट 1 से हम लोग चीज़ों को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और प्रयास करेंगे कि वो प्रत्येक यूनिट आपके लिए एक रुचिपूर्ण यूनिट रहे, आपको हर यूनिट से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।